नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे में हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू आधारित हैं, और साथ ही यहाँ पे आगामी एग्जामिनेशंस में काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कंटेंट्स की हम बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 से, जो कि हाल ही में राजस्थान के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे वृहद आर्थिक प्रवृत्ति का परिदृश्य, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, जिसमें राजस्थान का जो राज्य घरेलू उत्पाद है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण को लेके, साथ ही यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन पॉइंट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर पहले में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें कृषि परिदृश्य, भू उपयोग, प्रचलित जोत धारक, मानसून, कृषि उत्पादन, वानिकी, उसके बाद में उद्यानिकी, कृषि विपणन, जल संसाधन, उपनिवेश, सिंचाई क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भूजल, जल ग्रहण विकास, साथ ही राज्य भंडारण निगम, पशुपालन, गोपालन विभाग, डेयरी विकास इत्यादि के बारे में थोड़ी चर्चा हम इसमें करेंगे। साथ ही इसमें वानिकी, पर्यावरण विभाग और सहकारिता, सभी इसमें टॉपिक्स में सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के बारे में, जिसमें ग्रामीण विकास को लेके, पंचायती राज को लेके, साथ ही ग्रामीण आधारभूत संरचना, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक विकास को लेके। औद्योगिक विकास में हम बात करेंगे परिदृश्य के बारे में, जिसमें उद्योग वाणिज्य विभाग के बारे में, साथ ही बीआईपी के बारे में, यानी कि निवेश संवर्धन ब्यूरो के बारे में, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड के बारे में, जिसे रिको हम कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे राजसिको के बारे में, राजसिको क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जो आरएफसी के बारे में, राजस्थान जो वित्त निगम है उसके बारे में बात करेंगे, डीएमआईसी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में खादी एवं जो उद्योग है उससे संबंधित, कारखाने, बॉयलर्स, राजस्थान के खनन क्षेत्र, तेल, प्राकृतिक गैस, श्रम रोजगार विभाग, साथ यहाँ पे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5वां आप देख पा रहे हैं आधारभूत संरचना विकास, जिसमें ऊर्जा, सड़क परिवहन, रेलवे, डाक, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन इत्यादि के बारे में हम चर्चा चैप्टर नंबर 5 पे करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेवाओं से संबंधित है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे राज्य की उन सेवाओं के बारे में जो पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व संग्रहालय, साथ ही देवस्थान विभाग, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, साथ ही यहाँ पे जन आधार योजना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राजस्थान फाउंडेशन को लेके, आयोजन विभाग को लेके, मूल्यांकन संगठन, इन सभी को लेके हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे शहरीकरण और विकास के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान में शहरीकरण को लेके, शहरी विकास आवासन मंडल को लेके, नगर नियोजन विभाग को लेके, स्वायत्त शासन विभाग को लेके, शहरी जलपूर्ति के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेके, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेके, साथ ही उसकी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में जो हाल ही में चर्चा में रही हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में रहेगा अन्य सामाजिक सेवाएं कार्यक्रम जो रहे हैं, मिड डे मील्स है, समेकित बाल विकास के द्वारा जो चलाई जा रही है, बाल अधिकारिता है, खाद्य उपभोक्ता मामलात के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, साथ ही महिला अधिकारिता, 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये सभी चर्चा हम इसमें करेंगे। चैप्टर नंबर आप 10वें में देख पा रहे हैं कि राज्य के वित्त एवं विकास एवं अन्य संसाधन के बारे में बात करेंगे, राजकोषीय प्रबंधन, स्कीमवार बजट परिव्यय, साथ ही यहाँ पे बाह्य सहायता परियोजनाएं, सार्वजनिक निजी जो सहभागिता है, उसके बाद में सतत विकास से लक्ष्य, जो कि चैप्टर नंबर 11 में है। तो इस प्रकार से टोटल इस इकोनॉमिक सर्वे में, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 में टोटल हमारे पास में जो चैप्टर रहेंगे 11 रहेंगे। 11 चैप्टर को हम काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम जो चैप्टर है उसकी बेसिक जो एस्पेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ही हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक्स को। और मैं यहाँ पे एक ऑथेंटिक बुक्स जैसे आरबीडी पब्लिकेशंस के माध्यम से आपको ये क्लियर कराऊंगा। आई होप वो बुक्स भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सारांश मैं उस बुक्स का इसी चैनल के इसी वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को और चलते हैं सबसे पहले टॉपिक्स में, जो कि वृहद आर्थिक परिदृश्य का परिचय को लेके है। तो टॉपिक्स तो मैंने आपके सामने चर्चा कर दी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये टॉपिक्स को लेके हम इस वीडियोस में करेंगे। टोटल 11 टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे
टॉपिक नंबर पहला जो कि आर्थिक विकास के कुछ मुख्य सूचक हैं। हालांकि हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में जो इससे पहले मैंने एक अवेलेबल करवाया था वीडियो इकोनॉमिक सर्वे करके, वहां से भी हमने चर्चा की थी। सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करें, स्थिर कीमतों पे हम बात करें 2011 और 12 का इस इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे 7.99 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों पे हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तो 14.14 लाख करोड़ है। आर्थिक वृद्धि दर की हम बात करें तो आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पे 2011 और 12 पे आधारित 8.19% की वृद्धि रही है। प्रचलित कीमतों पे हम बात करें वर्तमान में तो 16.04% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है। हम बात कर रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सूचक के बारे में, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर कीमतों पे जो रहा है वो 6.95 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों पे 12.60 लाख करोड़ रहा है। तो ये दोनों डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप बिल्कुल रट के जाएं। उसके बाद में हम बात करें क्षेत्रफल योगदान जो रहा है, तो क्षेत्रफल योगदान की हम लेके बात करें तो सबसे पहले स्थिर कीमतों पे 2011 और 12 के आधार पे हम बात कर रहे हैं तो कृषि में 28.50 रहा है। साथ ही उद्योगों की बात करें तो उद्योग में 27.76 रहा है और सेवा की बात करें तो 43.74% रहा है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों पे 28.95% कृषि का रहा है और उद्योग की बात करें तो 27.31% रहा है और इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों पे सेवा का जो प्रतिशत है वो 43.74% रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पे जो क्षेत्र के आधार पे जिसमें कृषि उद्योग सेवा का जो रहा है वो मैंने डिस्कस कर दिया। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो यहाँ पे सेवा का यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पे कृषि का होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये हमने बात कर ली। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ से आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे जो रही है वो 86,134 से स्थिर कीमतों पे रही है। साथ ही प्रचलित कीमतों की हम बात करें तो इसमें 1,56,149 जो है वो प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय रही है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो इस इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे 253.99 लाख मैट्रिक टन यहाँ पे इस बार खाद्यान्न उत्पाद हुआ है। साथ ही औद्योगिक सूचकांक की बात करें जिसमें आधार वर्ष 2011-12 है जिसमें 134.65 रहा है। इसी प्रकार से थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की बात करें जो कि हम आधार वर्ष 1999 और 2000 के बीच में लेते हैं जो कि 388.29 रहा है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात करें प्रचलित कीमतों पे तो हमारे पास में 3,46,844 रहा है जो कि 2021 और 22 के आधार पे। नेक्स्ट सूचक की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं GSDP प्रचलित कीमतों पे हमारे पास में जो भारत है और राजस्थान से तुलना करवा रहा है। तो हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 14,13,620 है। साथ ही यहाँ पे GDP वृद्धि दर तो हम बात करें प्रचलित कीमतों पे तो 16.04% जो रही है वो वृद्धि दर रही है GDP में। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसमें 86,134 रही है जो कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं। वृद्धि दर की बात करें स्थिर कीमत पे तो 6.94% रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सूचक की जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की 2011 जो कि लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। इसमें हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और राजस्थान की बात करें तो 3.42 है। जनसंख्या की बात करें तो 121.09 यहाँ पे भारत की है। इसी प्रकार से 6.85 करोड़ जो जनसंख्या है वो राजस्थान की है। 10 की वृद्धि दर 2001 और 11 के उसके बाद में बात करें तो 17.7% भारत की रही है, 21.3% राजस्थान की रही है। जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें 382 जो घनत्व है वो भारत का है और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 है। एससी कैटेगरीज की यानी कि एससी जनसंख्या की बात करें तो 16.6% भारत की है, 17.8% जो है वो राजस्थान की है। एसटी कैटेगरी की बात करें जिसमें जनसंख्या की बात करें तो 8.6% भारत में है और टोटल हम बात करें राजस्थान की तो 13.5% इनका प्रतिशत है। लिंगानुपात 2011 की हम बात करें जो कि 943 से भारत का रहा और 928 जो है वो हमारे राजस्थान का है। उसके बाद में हम बात करें बाल लिंगानुपात की बात करें जो कि 0 से लेके 6 वर्ष के बालकों का होता है, 919 जो है वो भारत का रहा और 888 राजस्थान का है।
साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 73% राजस्थान भारत की रही और राजस्थान की 66.1% रही। इसी प्रकार से साक्षरता दर हम बात करते हैं पुरुषों की, जो कि 80.9% यहाँ पे भारत की है, 79.2% राजस्थान की है। साक्षरता दर महिला की बात करें जिसमें 64.6% भारत की है और राजस्थान की 52.1% है। शिशु मृत्यु दर की हम बात करें जो कि 28 भारत का है और 32 राजस्थान का है। इसी प्रकार से मातृ मृत्यु दर की बात करें 97 भारत का है और 113 जो है वो राजस्थान का है। जन्म के जीवन प्रत्याशा की बात करें जो कि 70 जो भारत का है और 69.4 जो है वो राजस्थान का है। कार्य सहभागिता दर की हम बात करें 39.8, साथ ही 43.6 राजस्थान का है। तो ये हमारे पास में कुछ फैक्चुअल इंडिकेशन थे, सूचक थे, जो कि आर्थिक समीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के पहले टॉपिक से वृहद आर्थिक के परिदृश्यों का परिचय के बारे में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडी, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राजस्थान की राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। जीएसडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु साथ ही सेवाओं को मूल्य, जो सेवाएं हैं उसमें शामिल की जाती है। और उसके बाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है बेसिकली दो इंडिकेशंस को लेके चलता है, जिसमें स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है प्रचलित मूल्यों की हम बात करें, जिसमें हम बात करेंगे 2022 और 23 की डेटा की, जिसमें 14.14 लाख करोड़ है। और वैसे देखें तो 14,13,620 है। तो आप देख सकते हैं 14.14 लाख करोड़ यहाँ पे प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा। स्थिर कीमतों की बात करें जिसमें 7.99 लाख करोड़ यहाँ पे रहा। उसके बाद में हम बात करें प्रचलित कीमतों पे हम बात करें तो 16.0% की वृद्धि देखी गई। स्थिर कीमतों की बात करें तो 8.19% की वृद्धि 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर देखी गई। निष्कर्ष की हम बात करें तो स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमतों में जीएसडीपी का साथ ही वृद्धि दोनों रूप से देखी जाए तो दोनों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो देखी गई है वो प्रचलित कीमतों पे 16.04% देखी गई और स्थिर कीमतों पे जो वृद्धि दर देखी गई है, जो कि हम बात कर रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, 8.19% स्थिर कीमतों पे रही है और प्रचलित में मैंने आपको बता दिया 16.04 रही। नेक्स्ट हम बात करें तो आप यहाँ पे देखें भारत को देखें, यहाँ से देखें तो आप लोग स्कीम देख पा रहे हैं 2022 और 23 की तुलना में हम बात करें प्रचलित कीमतों की तो भारत को और राजस्थान को तुलना यहाँ पे करवा रहा है। हालांकि हम राजस्थान को लेके चलते हैं तो राजस्थान में 14.14 लाख करोड़ यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर रही और 5.18% भारत की जीडीपी का राजस्थान का योगदान रहा। स्थिर कीमतों पर हम बात करें तो 7.99 लाख करोड़ रहा और 5.07 ये जीडीपी का जो है पार्टिसिपेट रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान की हम बात करें तो लगभग 5% यहाँ पे योगदान भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत और राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर की तुलनात्मक हम बात करें तो प्रचलित कीमतों पे जो राजस्थान की जीएसडीपी जो रही है 16.04 रही है। स्थिर कीमतों पर हम बात करें तो 8.19% रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो सूचक है वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, एनएसडीपी यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। इसमें हम राजस्थान घरेलू उत्पाद के जो भी सूचक रहते हैं, जो भी समकों को स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान है वो निकालते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं। स्थायी पूंजी उपभोग से तात्पर्य ये है कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली समस्त परिसंपत्तियां जैसे भवन है, मशीन है, औजार है इत्यादि के मूल्य में गिरावट देखना। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो इसमें हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद को लेके चलते हैं, जिसमें उत्पादन की लिहाज से हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसमें उत्पाद जो है, जो भी उत्पाद हुआ है उसमें मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में राज्य की जो
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो निकल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से हम मूल्यह्रास जो भी हमारे पास हुआ है उसको हम घटा देते हैं। उसके बाद हम बात करें एनएसडीपी के बारे में, प्रचलित कीमतों पे 2022 और 23 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 12,59,527 है जो कि प्रचलित कीमतों पे है। स्थिर कीमतों की बात करें तो 6,94,771 है। तो ये आप देख सकते हैं स्थिर कीमतों पे। लगभग हम बात करें तो प्रचलित कीमतों पे 16.10% की वृद्धि जो है वो देखी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और स्थिर कीमतों पे हम बात करें तो 8.1% की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। नेक्स्ट, सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड की हम बात करें जो कि क्षेत्रवार उत्पादन साथ ही वृद्धि दर का पता लगाने में काफ़ी सहायक होता है। GSVA अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष से होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी दर्शाता है। साथ ही GSDP में से कर और सब्सिडीज के प्रभाव को हटाने के बाद में GSDP निकल के आ जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सकल राज्य मूल्यवर्धन की हम बात करें जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इसको देखा जाता है। कृषि, उद्योग, सेवा इसमें मुख्य क्षेत्र होते हैं। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की राशि 3.79 लाख करोड़ है, तो इसका प्रतिशत हम बात करें हमारी आर्थिक समीक्षा में 28.95% है। उद्योग की बात करें तो उद्योग में राशि की बात करें 3.58 लाख करोड़ है, और प्रतिशत की बात करें तो 27.31% है। सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो 5.73 लाख करोड़ है, और प्रतिशत की बात करें तो 43.74% इसमें रहा है। तो कुल GSVA 100% निकल के आ जाता है, जिसमें 3 क्षेत्र को हम प्राथमिक रूप से रखे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और हम बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्र की तो सेवा क्षेत्र जो है इसका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। प्रचलित कीमतों पे GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड की हम बात करें, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात कर रहे हैं, जिसमें 15.57% की जो वृद्धि है वो प्रचलित कीमतों पर रही। और इसी प्रकार से हम इसको डेटास को थोड़ा और लेके चलें तो वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पे जो रही है वो कृषि के अंदर 13.84% रही है, और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर रही है वो उद्योग की यानी कि इंडस्ट्री की वो 15.02% रही है। सेवा की बात करें तो इसमें 17.11% रही, और कुल हम बात करें तो 15.57% की टोटल प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर इसमें देखी गई है। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य जो मूल्यवर्धन है उसकी हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में 28.50% है। उद्योग क्षेत्र की हम बात करें, ध्यान रखना स्थिर कीमतों की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रचलित कीमतों की बात की थी। और स्थिर कीमतों पे कृषि का जो क्षेत्रफल है 28.50 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रचलित कीमतों पे कृषि का जो रिकॉर्ड रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं 28.95% था। और यहाँ से थोड़ी तुलना मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से देखें तो आप देख पा रहे हैं कृषि क्षेत्र का जो प्रचलित कीमतों पे 28.95% था, लेकिन स्थिर कीमतों पे हम बात करें तो कृषि का 28.50% है। तो इन दोनों में भी वृद्धि यहाँ पे हुई है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित कीमतों की बात करें तो 27.31% था, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो 27.76% है। तो यहाँ पे भी हमारे को जो वृद्धि है वो देखने को मिलती है। हम जो तुलना कर रहे हैं प्रचलित और स्थिर कीमतों के मध्य कर रहे हैं। उसके बाद में उद्योग की हम बात करें तो उद्योग के अंदर जो ये हमने बात कर ली। सेवा क्षेत्र की हम बात करें प्रचलित कीमतों पे तो 43.74% रहा, लेकिन स्थिर कीमतों पे हम सेवा की बात करें तो 43.74% रहा। तो ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन जो यहाँ पे तुलना हम करी प्रचलित कीमतों की स्थिर कीमतों के साथ में, तो हमने देखा कि सभी में स्थिर कीमतों में या फिर प्रचलित कीमतों में दोनों में वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है कि प्रचलित कीमतों से स्थिर कीमतों में वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्थिर कीमतों में जो वृद्धि देखी गई है वो 7.88% यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ निष्कर्ष की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस की। तो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो सेवा क्षेत्र का रहा है, बिल्कुल सही है। योगदान के आधार पर घटता क्रम की हम बात करें तो सेवा सबसे ज़्यादा है, कृषि सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में उद्योग। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये एक सीक्वेंस बनेगा। वृद्धि दर के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि जो देखी गई है वो सेवा क्षेत्र की देखी गई है। वृद्धि दर की हम बात करें घटता क्रम तो सेवा, उद्योग, कृषि, इस प्रकार से यहाँ पे ये बढ़ता क्रम आएगा। तो ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से चलें
तो क्षेत्रफल योगदान तुलनात्मक विवरण हम बात करें 2022 और 23 आर्थिक समीक्षा का, तो प्रचलित कीमतों में जो कृषि का रहा है वो 28.95 रहा है, लेकिन हम बात करें स्थिर कीमतों पे तो 28.50 रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उद्योग की हम बात करें तो 27.31%, लेकिन स्थिर कीमतों पे 27.76 रहा है। सेवा की बात करें तो दोनों का प्रतिशत बराबर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल इसमें 8 पॉइंट के लगभग यहाँ पे जो वृद्धि है वो देखी गई है। स्थिर कीमतों पे 7.88 और प्रचलित कीमतों पे 15.57 वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्षेत्रफल वृद्धि की तुलना अगर हम बात करें तो वृद्धि दर यहाँ पे देख सकते हैं प्रचलित कीमतों पे 13.84% कृषि में रहा और स्थिर कीमतों पे 5.22% है। उद्योग की बात करें तो 15.02% प्रचलित कीमतें और 6.32 जो है वो स्थिर कीमतों पे रही। सेवा की बात करें तो 17.11% और 10.74%। देखिए RS या फिर EU जैसे एग्जामिनेशंस में आपके जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली फैक्चुअल भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डेटा बेस्ड होंगे और उसमें काफ़ी ऑप्शंस के आधार पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आई होप इस प्रकार की क्वेश्चंस को थोड़ा डेटाबेस आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फैक्चुअल डेटा है और आई होप आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का मेजरमेंट करने का फॉर्मूला जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बटा राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या का इसमें भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से नेट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो आप प्रचलित कीमतों की बात करें तो 15,600 तो इसमें जो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय होती है 1,56,149 आती है जो कि प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों की बात करें तो 86,134 जो है वो हमारे पास में स्थिर कीमतों पे इसकी जो मूल्य है वो निकल के आता है प्रति व्यक्ति आय का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों का तुलनात्मक हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। प्रचलित कीमतों पे 14.85% वृद्धि देखी गई है, लेकिन स्थिर कीमतों पे हमारे पास में 6.94% की वृद्धि इसमें देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ी तुलना की, जो भारत और राजस्थान की तुलना हम करें तो प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का जो रहा है जो प्रति व्यक्ति आय रही है वो 14.85 रही है, लेकिन स्थिर कीमतों पे राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 6.94% रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम रही है, तो कम यहाँ पे याद रखें। लेकिन राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर की औसत वृद्धि दर से भी जो है वो अधिक रही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन से राजस्थान और भारत की तुलना में हम बात करें तो यहाँ पे सटीक जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है राजस्थान का वो हमारे पास में भारतीय स्तर पे तो कम देखी गई है। राजस्थान की हम बात करें प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पे तो वो हमारे पास में अधिक देखने को मिलती है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसकी हम बात करते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का आकलन करने का एक जरिया है, जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों से तात्पर्य 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सृजित परिसंपत्तियों में से जिसे कुल परिसंपत्तियों में से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसके आंकड़ों की हम बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें 2021 और 22 के आंकड़े दे रखे हैं, तो इसमें आप देखें तो देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान की मूल्य सांख्यिकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं जिसमें ये वाला 1957 ईस्वी से राजस्थान के अंदर चयनित केंद्रों में नियमित संग्रहण इसका किया जा रहा है। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, बेसिकली यह सूचकांक व्यापक रूप से मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापना होता है। आधार वर्ष इसका 1999-2000 लिया गया है। कुल वस्तुएं इसमें 154 रखी गई है। उसके बाद में हम बात करें थोड़ी और चर्चा की तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। बेसिकली हम बात करें प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय जो वस्तुएं हैं 3 प्रकार से इसमें ली जाती है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक की तो इसमें 9.92% ली जाती है, जिसमें विनिर्मित की हम बात करें 5.90% है। ईंधनीय जिसमें ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेहक इत्यादि आता है 1.2% ली जाती है, जिसमें टोटल हम बात करें तो इसमें तीनों वस्तुओं को मिला दिया जाए तो 6.12% जो है होल जो थोक मूल्य सूचकांक है वो हमारे पास में निकल के आ जाता है। टोटल 154 वस्तुएं हम इसमें ली गई हैं इस बार। नेक्स्ट हम बात करें
तो प्राथमिक वस्तुओं का अगर डेटा की आपका देखना है तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सीपीआई के बारे में, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। बेसिकली हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत वस्तु तथा सेवाओं के खुदरा मूल्य है उनके परिवर्तन जो होता है, उनमें बार बार में जो फ्लक्चुएशन होता है, परिवर्तन होता है, उसको मापने का एक जरिया है। यह सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है। सीपीआई के यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए बांटा गया है, उसके बाद में श्रमिक जो कृषि श्रमिक है उसके लिए बांटा गया है, नेक्स्ट ग्रामीण श्रमिकों के लिए, और नेक्स्ट ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त रूप से इसको बांटा गया है। आधार वर्ष हम बात करें औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 रखा गया है, जो कि श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। कृषि श्रमिकों की हम बात करें 1986 से 87 इसका आधार वर्ष लिया गया है, श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्रामीण श्रमिकों की हम बात करें जो कि 1986 से 87 के बीच में इसका आधार वर्ष लिया गया है, ये भी शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त हेतु 2012 इसका आधार वर्ष लिया गया है, लेकिन ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से आप थोड़े डेटास को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि पुरानी श्रृंखला में और नवीन श्रृंखला में जो होल प्राइस रखी गई है तो वो देख सकते हैं। पुरानी श्रृंखला सितंबर 2020 से पहले की ली गई थी, लेकिन नवीन श्रृंखला सितंबर 2020 से ली गई है। साथ ही यहाँ पे आधार वर्ष 2001 यहाँ पे पुरानी श्रृंखला में था, लेकिन अब आधार वर्ष 2016 इसमें लिया गया है। पहले इसमें पुरानी श्रृंखला में केंद्र जो थे, सेंटर जो थे वो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे अजमेर को हटा के अलवर यानी कि जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा इसमें कर दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। नवीन श्रृंखला में अजमेर के स्थान पर अलवर को यहाँ पे रखा गया है, सम्मिलित किया गया है। इस सूचकांक में देश भर में 88 औद्योगिक केंद्रों से प्राप्त होने वाले आंकड़े आधार वर्ष के आधार पर उनको तैयार किया गया। साथ ही नवंबर 2022 तक निम्न वृद्धि जो है वो देखी गई है। भीलवाड़ा में 6.92% वृद्धि जो है वो देखी गई है। साथ ही जयपुर में 6.04% की वृद्धि इसमें देखी गई है। और अलवर की हम बात करें तो इसमें 4.38% और अखिल भारत स्तर पे 5.66%। तो इसमें देख सकते हैं इन तीनों सेंटरों की जो वृद्धि दर है वो भी हमने थोड़ी चर्चा इसमें कर ली। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है वो आप देख सकते हैं, इसकी हमने पहले बात कर ली, मोस्ट प्रोबेबली अपनी बार बार इसकी रिपीट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे जो कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र थे। जितने भी क्वेश्चन से जो वृहद आर्थिक परिदृश्य का परिचय के बारे में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने इस स्लाइड्स में आपको डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको बेसिकली यही चीज़ें आपको रटनी होती है बार बार में, और बेसिकली कोई भी गाइड आप ले सकते हैं करंट अफेयर के रूप में, जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हो या फिर राजस्थान का जो भी आर्थिक समीक्षा की कोई स्पेशल गाइड्स है वो आप ले सकते हैं। आई होप मैं आरबीडी गाइड्स के अकॉर्डिंग आपको ये डेटास को देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। तो आपकी आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहेगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक्स को। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो यहाँ से कृषि और संबंधित क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो रहा है प्रतिशत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य इसमें शामिल रखे गए हैं, जो कि अधिकांशतः हमारे कृषि मूलतः वर्षा पे आधारित है, राजस्थान में मानसून पे आधारित है। आप इसको यूँ देख सकते हैं। तो स्थिर कीमतों पे प्रचलित मूल्यों और कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का GSVA की हम बात करें, जिसे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड हम कह रहे थे, जिसमें प्रचलित कीमतों पे 13.84% की वृद्धि रही है, और स्थिर कीमतों की हम बात करें तो 5.22% की रही है, जो कि हमने इससे पहले चर्चा कर ली। तो इसमें आप देखें तो इसमें टोटल 13.84% की जो वृद्धि है प्रचलित कीमतों पे कृषि से संबंधित क्षेत्रों की रही है, जिसमें टोटल हम बात कर रहे हैं इसमें 4 उप क्षेत्र आते हैं कृषि में, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र पशुधन है, फसल है, वानिकी है और मत्स्य है। ये चारों जो सेक्टर हैं वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के सब सेक्टर हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान कितना रहा। प्रचलित कीमतों पे हम बात करें तो GSVA का योगदान 28.95%, साथ ही वृद्धि दर जो देखी गई है वो 13.84% इसमें वृद्धि दर देखी गई है। स्थिर कीमतों पे 28.50% की GSVA का योगदान रहा, लेकिन इसमें वृद्धि दर जो है 5.22% की देखी गई है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पे GSVA
में कृषि एवं संबंधी क्षेत्रों का योगदान और उसके उप क्षेत्रों का योगदान की संरचना की हम बात करें तो इसमें प्रचलित कीमतों पे वर्ष 2011 और 12 में कृषि एवं संबंधी क्षेत्रों का योगदान 28.56% रहा, जो कि बढ़कर 2022 और 23 में 28.95% इसमें देखा गया। अगर हम बात करें पशुधन की प्रतिशत की तो 46.41% कृषि के अंदर पशुधन का योगदान रहता है, और फसल का योगदान हम बात करें कृषि में जो कि 46% है। वानिकी की बात करें तो 7.20% है। मत्स्य की बात करें तो काफ़ी कम यहाँ पे प्रतिशत एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में इसका रहा है, मत्स्य पालन का, जो कि 0.39% रहा है। अगर स्थिर कीमतों की हम बात करें तो इसका जो प्रतिशत है 5.22% से बड़ा है, और स्थिर कीमतों पे पशुधन जो है इसका योगदान जो है 3.91% है। फसल का जो प्रतिशत है वो 6.49 है, वानिकी का 5.18 है, और मत्स्य पालन का 17.65 है। आप देख सकते हैं टोटल मत्स्य पालन का जो प्रतिशत है वो स्थिर कीमतों पे काफ़ी बड़ा है, 17.65 है, लेकिन प्रचलित कीमतों पे मत्स्य पालन का प्रतिशत 0.39% था। आगे हम देखते हैं तो यहाँ से स्थिर कीमतों पे 2011 और 12 के आधार पे प्रचलित कीमतों की हम बात करें तो जीएसपी में टोटल 11 वर्षों की अवधि का औसत क्षेत्रफल अगर देखें तो पशुधन का 11 जो वर्ष रहे हैं उसमें 10.17% योगदान रहा, फसल का योगदान 2.54% रहा, वानिकी का 3.64% रहा, और मत्स्य का 8.94% पिछले 11 वर्षों में रहा। ओवरऑल अगर उप क्षेत्रों की हम बात करें तो पशुधन का जो प्रतिशत रहा है वो 10.17% इसमें देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो देखा गया है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन की हम बात करें, बेसिकली राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने के ऊपर ही निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादकता केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर नहीं है, अपितु पर्याप्त मात्रा में समयावधि वर्षों में उचित समान वितरण संगतता पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में, कुल खादानों की बात करें, यहाँ से देखें कुल खादानों की बात करें तो कुल खादान हाल ही में राजस्थान में जो रहा है 253.99 जो लाख मिलियन मैट्रिक टन रहा है, जो कि 9.71% है। खरीफ उद्यानों की बात करें जो कि 97.98 LMT रहा है, यानी कि लाख मैट्रिक टन जिसे कहते हैं, 14.17% देखा गया। रबी की खादानों का उत्पादन हम बात करें तो 156.01 LMT यानी कि लाख मैट्रिक टन, 7.08% यहाँ पे देखा गया। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो इसमें खरीफ फसल का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, और कुल खादानों की बात करें उत्पादन की तो 253.99 जो LMT रहा है। उसके बाद में हम थोड़ी चर्चा और करें तो रबी का हम बात करें प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में हम बात करें रबी खादानों का उत्पादन जो वृद्धि दर तुलना में खरीफ की हम बात करें तो खरीफ का सबसे ज़्यादा 14.17% रहा है। इसी प्रकार से कुल खादानों का उत्पादन की बात करें तो कुल अनाज उत्पादन प्लस दलहन उत्पादन को लेकर हम बात करें तो कुल खादानों में 253.99 LMT जो है वो खुद खादान है, जिसके अंदर कुल अनाज की हम बात करें तो 206.57 LMT है, और प्लस 47.42 जो LMT है लाख मैट्रिक टन जो है वो हमारे दालों का रहा है, दालों का उत्पादन रहा है। इसी प्रकार से अनाज उत्पादन को लेके हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, अनाज उत्पादन को लेके हमने बात की थी कि टोटल इसमें 206.57 लाख मैट्रिक टन यहाँ पे उत्पादन इस साल रहा है, जिसमें रबी का उत्पादन 128.73 लाख मैट्रिक टन रहा, जो कि वृद्धि दर 8.85% रहा। इसी प्रकार से खरीफ उत्पादन का जो रहा है वो 77.84 लाख मैट्रिक टन रहा, लेकिन इसकी वृद्धि दर जो है 7.01% इसमें देखी गई। रबी अनाज उत्पादन की मात्रा तथा वृद्धि दर दोनों ही खरीफ अनाज उत्पादक से अधिक देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें यहाँ से देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज और हैं जो आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से देखें तो कुल अनाज उत्पादन की हम बात करें तो वृद्धि दर 8.15% रहा, और कुल अनाज की बात करें जो कि हम दलहन की बात कर रहे हैं, कुल अनाज की बात कर रहे हैं 206.57 लाख मैट्रिक टन रहा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद में दलहन उत्पादन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी अनाज उत्पादन की, और उससे पहले हमने बात की थी कुल खादान की। ठीक है, कुल खादान हमारे पास में अनाज और दलहन को लेके हमने यहाँ पे मिला के बात की है। तो दलहन उत्पादन की हम बात करें 16.75% का योगदान जो दलहन उत्पादन है उसका राजस्थान में रहा है, जो कि कुल उत्पादन की हम बात करें
तो 47.42 लाख मीट्रिक टन रहा, और प्रतिशत की बात करें तो 17.02% रहा। लेकिन इसमें रवि का उत्पादन जो देखें तो 27.28 लाख मीट्रिक रहा। लेकिन इसमें जो वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर ना देख के इसमें लॉस यानी कि घाटा देखा गया, जो कि 0.58% का घाटा पिछले साल की तुलना में देखा गया घाटा, ठीक है, रवि फसल में। खरीफ उत्पादन की हम बात करें तो 20.14 लाख मीट्रिक टन देखा गया, जिसमें वृद्धि देखी गई 53.98% की, तो ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। उसके बाद में तिलहन उत्पादन की हम बात करें तो तिलहन उत्पादन में हम बात करें तो राजस्थान का देश के तिलहन उत्पादन में 22% योगदान रहा है, जो कि पूरे भारत का है। पूरे भारत में राजस्थान का 22% तिलहन उत्पादन में है। कुल तिलहन की हम बात करें तो 99.78 लाख मीट्रिक टन रहा। लेकिन वृद्धि दर की बात ना करके इसमें घाटा हमको देखने को मिला, जो कि माइनस से 2.82% का घाटा 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में कुल जो तिलहन है उत्पादन है उसमें घाटा देखने को मिला। इसी प्रकार से रवि उत्पादन की बात करें 66.14 लाख मीट्रिक टन, यहाँ पे इसमें भी घाटा देखने को मिला 10.33% का। साथ ही खरीफ उत्पादन की बात करें इसमें 16.32% का जो फायदा है वो देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं तिलहन उत्पादन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की। तिलहन उत्पादन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास में गन्ना उत्पादन है। तो गन्ने उत्पादन की हम बात करें तो इसमें गन्ना उत्पादन में हमारे पास में 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा के आधार पे टोटल जो उत्पादन रहा है वो 2.88 LMT लाख मीट्रिक टन यहाँ पे गन्ना इस बार उत्पादित किया गया है, जो कि नकारात्मक यानी यहाँ पे भी घाटा हमें देखने को मिला। लेकिन घाटा इसमें 32.09%, काफ़ी ज़्यादा घाटा जो उत्पादन है गन्ने में उसमें देखा गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुल उत्पादन जो गन्ने का रहा है वर्ष से 2021 और 22 में 3.21 लाख मीट्रिक टन रहा। लेकिन उसमें 32.9% की जो कमी है वो उससे घट के 2022 और 23 में 2.18 लाख मीट्रिक टन की संभावित यहाँ पे रही है। नेक्स्ट कपास उत्पादन की बात करें। कपास उत्पादन में टोटल गांठें हम बात करें, बेसिकली एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है, केजी की होती है एक गांठ, जिसमें कपास उत्पादन में टोटल गांठें जो रही हैं वो 25.53 लाख गांठें इसमें इस बार उत्पादित हुई हैं, जो कि वृद्धि दर इसमें देखी गई 2.86% की वृद्धि कपास उत्पादन में इस वर्ष 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में देखी गई है। खाद्यान्न उत्पादन एक नज़र में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम बात करें, एक मिनट, यहाँ से देखें तो एक नज़र में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो कुल खाद्यान्न 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा के आधार पे 253.99 लाख मीट्रिक टन रहा, जिसमें 9.71% की वृद्धि देखी गई। कुल अनाज की हम बात करें तो 206.57 लाख मीट्रिक रहा, जिसमें 8.15% की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार से कुल दलहन उत्पादन की हम बात करें तो 47.42 लाख मीट्रिक टन रहा, जिसमें 17.02% इसकी वृद्धि इसमें देखी गई। कुल तिलहन उत्पादन की हम बात करें तो 99.78 लाख मीट्रिक टन रहा, जिसमें 2.82% की गिरावट देखी गई। कुल जो गन्ना उत्पादन है उसमें 2.18 लाख मीट्रिक टन रहा उत्पादन, जिसमें 32.09% की गिरावट देखी गई, कमी देखी गई। कुल कपास उत्पादन की बात करें जिसमें 25.53 लाख गांठें हुई, जो कि एक गांठ हमने चर्चा की थी 170 केजी की इक्वल होती है, जिसमें 2.86% की वृद्धि देखी गई। तो ये हमारे पास में एक नज़रों में राजस्थान के अंदर जितना खाद्यान्न उत्पादन 2022 और 23 में आर्थिक समीक्षा के आधार पर था वो हमने बातें कर ली। चलिए बात करते हैं उत्पादकता के आधार पे कृषि विभाग की प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने को निरंतर प्रयास यहाँ पे कर रहा है। राज्य सरकार के अनेक प्रकार के सतत प्रयासों, केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के बड़े पैमानों पे कृषि उत्पादकता के परिणामों में काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें 2002 से 2003 से 2006 की औसत उत्पादकता की तुलना अगर वर्ष 2021 और 22 की उत्पादकता दर से हम करें तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अनाज में उत्पादकता दर 62% की वृद्धि देखी गई। दलहनों में हम बात करें तो 54.30% की वृद्धि देखी गई। तिलहन की बात करें तो उत्पादन दर 36.65% की वृद्धि देखी गई। कपास की उत्पादकता में भी जो प्रतिशत है वो 95.10% की वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल उत्पादकता से लेके थे, जो कि कुछ सालों पहले यहाँ पे वृद्धि और इस साल 2021 और 22 में कितनी रही है तुलनात्मक मैंने आपको बात कर ली। अगली हम बात करिए तो फसल जो कृषि फसलों की उत्पादकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अनाज में 2099 जो है 2021 और 22 की चर्चा कर रहे हैं। आप पढ़ना चाहें तो मे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए हम बात करते हैं कुछ फैक्चुअल डेटास। भू उपयोग को लेके हम बात कर लेते हैं। बेसिकली हम बात करें भू उपयोग का तो इसमें राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की हम बात करें
तो 342.89 लाख हेक्टेयर यहाँ पे टोटल राजस्थान का यानी कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। इसमें जो टोटल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की हम बात करें तो 52.34% है। इसी प्रकार से चालू पड़त की हम बात करें भूमि की तो 4.89% है, यानी कि टोटल 16.75 लाख हेक्टेयर इसका प्रतिशत चालू पड़त भूमि के रूप में है। इसी प्रकार से अन्य चालू पड़त भूमि की हम बात करें 6.10% है, जो कि टोटल 20.93 लाख हेक्टेयर आता है। ऊसर एवं कृषि योग्य अयोग्य भूमि जो है वो 6.91% है, जो कि भूमि का 23.67 लाख हेक्टेयर है। बंजर भूमि की बात करें तो 10.87% है, जिसमें 37.27 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार से कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में ली गई भूमि जो है 5.86% है। टोटल यहाँ पे 20.10 लाख हेक्टेयर यहाँ पे जो है अन्य कार्यों में कृषि के अतिरिक्त यहाँ पे यूज़ की जाती है। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि की बात करें तो 4.86% है, और वानिकी की बात करें तो 8.08% है। वृक्षों के झुंड और बाग की हम बात करें तो 0.09% यहाँ पे भू उपयोग के आधार पर घटते क्रम की हम बात करें। सबसे ज़्यादा आप देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.34% है, बंजर भूमि 10.87% है, और वानिकी क्षेत्रफल की बात करें तो 8.08% जो है राजस्थान की टोटल जो क्षेत्रफल का है वो वानिकी क्षेत्र 8.08% है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो उपयोग के आधार पर घटता क्रम है उसकी भी हमने चर्चा कर ली। राजस्थान में भूमि जोत की हम बात करें तो कृषि गणना 2015 और 16 के आधार पे जो कि 10वीं कृषि गणना थी। इसमें सीमांत की हम बात करें तो इसमें सीमांत को 1 हेक्टेयर से कम जो कि 40.12% यहाँ पे रहा, और लघु की बात करें तो लघु 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन का क्षेत्रफल जो है उसको लघु जोत का प्रारूप दिया गया, जिसमें 21.90% था। अर्ध मध्यम की हम बात करें 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में 18.50% रहा। मध्यम की हम बात करें 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जो कि 14.79% यहाँ पे रहा। वरहद की बात करें तो 10 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्रफल है जो कि 4.65% यहाँ पे इसमें रहा है। टोटल हम बात करें राजस्थान में लघु तथा सीमांत जोत की 62% है। सीमांत, लघु, मध्यम एवं अर्ध मध्यम जोतों में वृद्धि दर्ज की गई तथा वरद जोतों में कमी दर्ज की गई, तो ये भी आप याद रखें। कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 208.73 लाख यानी कि -1.24% की जो कमी है वो देखी गई। कुल जोतों की संख्या 68.88 लाख है, जिसमें 11.14% की वृद्धि देखी गई। औसत जोत का आकार जो है 3.07 हेक्टेयर है, जिसमें 2.73 हेक्टेयर इसमें देखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो औसत जोत का आकार की हम बात करते हैं तो महिला, आप ये याद कर लीजिएगा, बाकी ऊपर वाला आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। महिला जोत धारक की हम बात करें, सर्वप्रथम कृषि गणना 2010 और 11 में महिला जोत की जो संबंधित आंकड़े हैं उसमें आप देख सकते हैं। 2010 और 11 की हम बात करें तो 2010 और 11 में जो महिला के कुल जोत का क्षेत्रफल 13.70 लाख हेक्टेयर था, और 2015 और 16 की हम बात करें तो 16.65 लाख हेक्टेयर था। मैं महिलाओं के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो कि 24.44% की वृद्धि 2010 से 2016 के बीच में जो कृषि गणना रही है उसके बीच में महिलाओं का देखा गया है। हालांकि बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। कुल जोतों की संख्या की बात करें तो इसमें 41.94% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, कृषि गणना 2015-16 के आकार पे अगर बात करें तो ये चर्चाएं हमने में भी कर ली है, जिसमें सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है, उसके बाद में हमारे पास में उनका योग है और मध्यम है, बड़े क्षेत्रफल है। इन सभी की अपने बात कर ली। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के मानसून को लेके। तो यहाँ से आप स्कीम भी देख पा रहे हैं जो कि राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। प्राकृतिक रूप से अनियमित मानसून की अवधि भी कम रही है। अस्थिर मौसम की स्थिति, अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि करने में काफ़ी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफली हम बात करें तो राज्य में मानसून की पहुंचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि 2022 में राज्य में मानसून 5 दिन पूर्व है यानी कि 10 जून से प्रारंभ हो गया था। हालांकि जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण भारत में ये मानसून सक्रिय रूप से हो गया था। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 तक के समयावधि के बीच में वास्तविक वर्षा हम देखें तो 594.20 mm दर्ज की गई।
हालांकि सामान्य वर्षा 430.80 mm की तुलना में 37.93% की वृद्धि वर्षा में इस साल देखी गई है। यानी कि अभी वर्षा की जो वृद्धि है वो 37.93% देखी गई है, जो कि सामान्य से वास्तविक जो 594.20 रही है, लेकिन वैसे सामान्य रूप से 430.80 mm रहती है। विभिन्न जो कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान है उसकी भी हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान का बाजरे में पहला स्थान है, सरसों में भी पहला स्थान है, पोषक अनाज जो है उसमें भी पहला स्थान है, और कुल तिलहन की बात करें तो भी राजस्थान का पहला स्थान है। लेकिन कुल दलहन की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहले स्थान में मध्य प्रदेश है। मूंगफली की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, जिसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। चना की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है। जवार की बात करें इसमें राजस्थान तीसरे स्थान पे है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले और दूसरे स्थान पे है। सोयाबीन की बात करें इसमें भी राजस्थान तीसरे स्थान पे है, जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पे है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें गवार की बात करें, इसमें राजस्थान पहले स्थान पे है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बाजरे का प्रतिशत की बात करें तो 41.71% टोटल देश में जो बाजरा उत्पादन होता है वो मात्र राजस्थान से 41.71% बाजरा का उत्पादन राजस्थान से होता है। सरसों का उत्पादन 44.57% होता है। पोषक अनाज की बात करें 16.30 होता है और 22% तिलहन का होता है। इसी प्रकार से आप और यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इनको बिल्कुल पढ़ के जाएँ, बिल्कुल भी इसमें जो है इसको छोड़े नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में कृषि जलवायु क्षेत्रफल कुछ मुख्य फसलें हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक्स है जो कि मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले उन कृषि क्षेत्रों की हम बात करेंगे, कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करेंगे, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय जो कि वर्षा के ऊपर निर्भर है। राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% है, उपजाऊ है। राज्य की जलवायु के आधार पर टोटल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित राजस्थान को किया गया है, जिसमें कुछ बोई गई फसलों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक मैप बनाता हूं, जो आई होप काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं उस मैप की। तो यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास में राजस्थान का मैप है और इसमें हम उसको कृषि जलवायु क्षेत्रों को इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि फर्स्ट ए में आता है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। एक मिनट मैप को इरेज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए जो कृषि जलवायु क्षेत्रफल जो है, जो कि 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला आपका फर्स्ट ए होता है, फिर फर्स्ट बी और फिर फर्स्ट सी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी। फिर हम बात कर रहे हैं कि थर्ड ए और फिर बात करते हैं थर्ड बी और फिर हम बात करते हैं फोर्थ ये वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिफ्थ और लास्ट आपका हो जाता है कि फोर्थ बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, ये टोटल 10 में हमने डिवाइड कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई होगी। तो चलिए बात करते हैं मैप की। तो यहाँ से हम बात करते हैं मैप के बारे में। तो ये हमारे पास में राजस्थान का मैप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क पश्चिमी जो क्षेत्रफल है जो फर्स्ट ए में आता है। इसमें बेसिकली बाड़मेर जोधपुर, यानी कि बाड़मेर आपका ये है और जोधपुर ये, तो ये वाला क्षेत्र हम बात करें तो इसको फर्स्ट ए हम यहाँ पे नाम देंगे, फर्स्ट ए ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें जो खरीफ की फसलें हैं उसमें बाजरा, मोठ, तिल, साथ ही रबी की फसलें जो है गेहूं, सरसों और जीरा इस इत्यादि इसमें उत्पादन होता है, जो कि फर्स्ट ए है, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर जिले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी। तो उत्तरी पश्चिमी की हम बात करेंगे तो यहाँ से मैप देख लीजिएगा। उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो ये हमारे पास में जो आता है फर्स्ट बी आता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले जो हैं इसको हम फर्स्ट बी में रखते हैं, जिसका नाम उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान जलवायु क्षेत्र है। और इसमें बेसिकली खरीफ की फसल कपास होती है, गंवार भी होता है, और रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पे गेहूं, सरसों, चना इत्यादि होता है। तो ये फर्स्ट बी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट सी के बारे में। तो फर्स्ट सी के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको सामने मैप्स को ड्राइव कर देता हूँ।
ये आपका मैप है। तो इसके अंदर फर्स्ट सी की हम बात करें तो बीकानेर जैसलमेर, आपका ये जैसलमेर है, ये बीकानेर है और ये आपका चूरू है। तो ये क्षेत्र जो है फर्स्ट सी में आते हैं। और फर्स्ट सी में सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पे जो है हमारे जलवायु क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। और इसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू ये तीनों जिले इसमें शामिल हैं। बाजरा, मोट, गंवार इसमें खरीफ की फसलें होती हैं। साथ ही रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों और चना इत्यादि इसमें बोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कृषि जो जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ से हम एक बार वापस मैप बनाते हैं। तो इस मैप से आप देख सकते हैं फर्स्ट सी जो हमारे पास में हो चुका है, जिसे हम अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद अतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें, सेकंड ए में आता है जो कि नागौर, आपका ये नागौर, सीकर, झुंझुनू और थोड़ा चूरू, ये भाग जो है आपका अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र है, जो कि सेकंड ए है। ये वाला भाग जो है आपका सेकंड ए है। इसमें हमारे पास में खरीफ की फसलें बाजरा, गंवार इत्यादि होता है और सरसों, चना भी इसमें जो है रबी की फसल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले हम बात करें कि सेकंड बी में। तो सेकंड बी में फर्स्ट ए हमने पढ़ लिया। सेकंड बी में लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी है, जो कि हमारे पास में हमने कुछ इस प्रकार से मैप बनाया था, आपको शायद ध्यान हो तो। यहाँ पे हमारे पास में जालोर आ जाता है, सिरोही आ जाता है और पाली आ जाता है और थोड़ा जोधपुर है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो हमारे पास में लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र यानी कि सेकंड बी के नाम से जानते हैं। इसमें बाजरा, गंवार, तिल खरीफ के रूप में होता है और रबी के रूप में गेहूं और सरसों यहाँ पे बुआई होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड ए के बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्ड ए हमारे पास में जो जलवायु क्षेत्र है वो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक के अंदर है, जो कि आप अगर मैप में देखना चाहें, अगर आप इसको मैप में देखना चाहें तो एक मिनट, यहाँ से मैप में देखें तो इसके अंदर हमारे पास में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका जयपुर है, अजमेर है, दौसा है और टोंक है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो थर्ड ए है, ठीक है। यहाँ पे बाजरा, गंवार और हम आपका जवार होता है और गेहूं, सरसों, चना रबी की फसलें के रूप में होती है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र थर्ड ए की बात कर लेते हैं, थर्ड बी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में बेसिकली जो ज़िले हैं वो अलवर है, फिर भरतपुर है, फिर हमारे पास में धौलपुर है, फिर करौली है और फिर सवाई माधोपुर है, ठीक है। ये ज़िले जो है वो इसमें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम यहाँ पे थर्ड बी के नाम से जानते हैं जलवायु क्षेत्र। इसके अंदर बाजरा, गंवार, मूंगफली इत्यादि होता है और गेहूं, जौ, सरसों, चना इत्यादि इसमें रबी फसल में होता है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास में अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो कि फोर्थ ए में आता है, यानी कि फोर्थ ए की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, साथ ही सिरोही जिले इत्यादि इसमें शामिल है। मक्का, दलहन एवं जमार इसमें शामिल है, जो कि खरीफ की फसल है। और रबी में हमारे पास में गेहूं, चना यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें फोर्थ बी के, तो इसमें हमारे पास में बेसिकली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर इत्यादि इसमें शामिल है, जो कि मक्का, चावल, गवार एवं उड़द इत्यादि इसमें खरीफ की फसल है। गेहूं एवं चना जो है रबी की फसल इसमें शामिल है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें जो कि जलवायु क्षेत्र फोर्थ में आता है। इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर इत्यादि क्षेत्र इसमें शामिल है जिले। और जवार, सोयाबीन इसमें खरीफ की फसल उत्पादित होती है। इसी प्रकार से मुख्य फसलें रबी की जो हैं गेहूं और सरसों इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कुछ डेटाज हैं जो कि मैंने आपको काफ़ी बेसिक डेटाज के हिसाब से मैंने पढ़ा दिया। आई होप ये टेबल भी दे रखी है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। आई होप काफ़ी अच्छी टेबल है और आपको एटलीस्ट ये समझ में भी आ जाएगी। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स है और आई होप आपने राजस्थान के जो ज्योग्राफी पोर्शन है वहाँ से आपने स्टैटिक जीके एटलीस्ट आपने किया होगा, तो वहाँ से आपको ये देखने को मिला होगा। तो आई होप वहाँ से भी इसको आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डेटाज है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डेटाज आते हैं। कृषि बजट को भी हम चर्चा इसमें कर लेते हैं 2022 और 2023 की। राज्य में पहली बार पृथक रूप से कृषि बजट का समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जो कि पहला बजट यहाँ पे 2022 और 23 के लिए कुल कृषि बजट जो है वो हमारे पास में 78,938.68 करोड़ का रखा गया।
ध्यान रहे कृषि बजट 2022 और 23 का जो रखा गया है वो 78,78,938.68 करोड़ का रखा गया है। इसमें कुछ घटक हैं जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। किस प्रकार से कृषि बजट को बांटा जाएगा, तो आप ये घटक आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, एक कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की हम बात करें, 2017 और 18 के बीच में 3 कृषि जलवायु खंडों में इसको शुरू किया गया, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं की खेती को अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना था। 2018-19 में योजना द्वारा राज्य में समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में इसको क्रियान्वित कर दिया गया। बीज वितरण की बात करें, जो कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महिला प्रशिक्षण की बात करें, ग्राम पंचायत स्तर पे महिला कृषकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन है वो किया गया। टोटल इसमें 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु 3,000 रुपये देने के प्रावधान रखे गए। नवंबर 2022 से 22 तक 3,075 प्रशिक्षण स्तरों में सत्रों की हम बात करें तो 92,250 महिलाओं को प्रशिक्षित इसमें किया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की हम बात करें, जो कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 5,000 के प्रति छात्रा दिया जाएगा, जो कि एजुकेशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उसके हैं। स्नातक में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होने के कारण इसको 12,000 प्रति छात्रा दिया जाएगा। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 12,000 प्रति छात्र दिया जाएगा। पीएचडी में 15,000 प्रति छात्र को अगर कृषि शिक्षा में अध्ययनरत अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, उसको यहाँ पे दिया जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकेट्स के रूप में भी यहाँ पे कुछ फसल उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देखते हुए यहाँ पे 90% अनुदान जो है मिनिकेट्स के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सहायता भी यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें 3 कृषकों को लाभान्वित इसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कृषि बजट में रखा गया है। बेसिकली इसमें हम बात करें तो आवारा पशु से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए व्यक्तिगत कृषि एवं कृषक समूह के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की राज्य योजना कृषि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के रूप में संचालित है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन जो है बजट 2022 और 23 में रखा गया है। बेसिकली इसमें हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार जो है अनुदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की हम बात करें, 2007 और 8 में राज्य में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य मिशन शुरू किया गया था। अगर हम बात करें इसमें 60 और 40 का जो है वित्त पोषित है, जो कि केंद्र का 60% है, राज्य का 40% है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट न्यूट्रिशियस मिशन जो है NFSM, यह केंद्रीय प्रवर्तित योजना है जिसमें 2018 और 19 से संचालित किया जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट NFS वाणिज्य फसल्स को देख सकते हैं, आप इनको जरूर अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें हैं वो आपको मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 और 8 के बीच में शुरू की गई। बेसिकली कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी, साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संगठन विभाग आदि के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करना इसका मुख्य आधारशिला थी। इसका हम बात करें वित्त पोषण जो है 60 और 40% है, जो कि केंद्र और राज्य इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, प्रारंभ में इसका जो शुरू हुई थी वो 2015 में शुरू हुई। नोडल एजेंसी औद्योगिक विभाग है, उद्यानिकी विभाग है। उसके बाद में वित्त पोषण की बात करें 60-40 का है और 2022 और 23 में 90 करोड़ रखने का प्रावधान किया गया। हर खेत में पानी उपलब्ध करवाना बेसिकली इसका आउटपुट है, यानी कि उद्देश्य है, गोल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उसके अंदर 2016 से इसको प्रारंभ किया गया। बेसिकली इसमें कृषक को प्रीमियम के रूप में कुछ राशि दी जाती है। रबी की फसल के लिए 1.1% दिया जाता है, खरीफ के लिए 2%, व्यापारिक फसल और बागवानी फसलों के लिए 5% का अनुदान इसमें दिया जाता है। उत्पादकता की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कृषि विभाग की प्रमुख फसलों का उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद में यहाँ से तालिका पे आप देखें तो प्रमुख गतिविधियाँ, भौतिक प्रगति इसमें देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप देखना चाहें अपने लेवल पे तो देख सकते हैं।
उसके बाद में हमारे पास में उद्यानिकी की जो भाग है वो आ जाता है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 24 जिलों में क्रियान्वित है। 2022 और 23 में टोटल 2898 हेक्टर फलों के बगीचे जो हैं स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना भी इसमें काफ़ी ड्रिप और फुहारा आधारित है। 60-40 का केंद्र और राज्य वित्त पोषित है। साथ ही यहाँ पे ड्रिप एवं फुहारों द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि के अतिरिक्त अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए के प्रावधान इस पर रखे गए हैं। कृषि विपणन की यहाँ बात करें तो ये भी राजीव गांधी कृषक साथी, इसके अंतर्गत हम बात करें तो कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतीहार मजदूरों और साथ यहाँ पे अनेक प्रकार की जो हमाला है उनको वित्तीय सहायता के रूप में इसको देखा गया है। किसान कलेवा योजना कृषि उपज मंडी में दिया जाने वाला नाश्ता यानी कि भोजन गुणवत्तापूर्ण उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से विभाग के लिए सहायता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये जो स्कीम्स हैं आई होप ये आगे हम रीड कर लेंगे, आगे आएंगी तो अपन यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। थोड़ा आप देखना चाहें तो यहाँ इसको देख सकते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में लाई गई थी। 12 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया राजस्थान में। उसके बाद में ये सभी पॉलिसीज़ है, सभी जो योजना है आगे वापस से आएंगी, अपन वहाँ पर इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से आप देखना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं रीड करवा रहा। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे EPRC भी काफ़ी चर्चा में। जो राजीव गांधी जल संचय योजना है प्रारंभ में 2019 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पशुपालन है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट होता है तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.081 लाख जो है पशुधन यहाँ पे देखा गया, जिसमें इसके अलावा जो है 146.23 लाख कुक्कुट है। देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में पशुपालन किया जाता है। राजस्थान में देश का 7.24% गोवंश है, 12.47% जो है वो भैंस का है, 14% बकरियां है, 10.64% भेड़ का है, 84.43% ऊँट का है। तो ये भी आप याद रखें प्रतिशत। राष्ट्रीय उत्पादन में 2020 और 21 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 14.63% रहा और ऊन उत्पादन में 42.45 रहा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से देखें, ये तो आप उन पशुधन में पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा इसमें कुछ फैक्चुअल, हाँ ये चीज़ आप देख सकते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें तो नाथ द्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान को स्वीकृति दी है। नाथ द्वारा राजसमंद में किसान प्रशिक्षण संस्थान को स्वीकृति दी है, ये चीज़ आप याद रखें। लंपी डिजीज़ के लिए उठाए गए कुछ कदम। 31 दिसंबर 2022 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 32 जिलों में 15,67,217 पशु इस रोग से प्रभावित मिले, जिसको ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के टीकाकरण पशुपालन विभाग के द्वारा किए गए। गौशालाओं को वर्ष में मिलने वाले अनुदान को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह के बीच में भी किया गया। गोपालन विभाग की हम बात करें जिसमें गौशाला नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना आदि इसमें शामिल थे। टोटल 16 नंदी गौशाला संचालित इसके द्वारा की जा रहे नंदी गौशाला। ठीक है, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना छठा इसका चरण चल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं सेपरेटली आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगी। मत्स्य की बात करें तो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध हैं, जो कि जलाशयों, पौंड, छोटे तालाबों के बीच में टोटल 4.23 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पे है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान जो है मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ से थोड़ा और देखें तो यहाँ से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्चुअल है जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मत्स्य विभाग के द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई। आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के 3 जलाशयों जिसमें जयसमंद उदयपुर में आता है, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है, कटाना बैंक वाटर डूंगरपुर में स्टार्ट किया गया था। इस मॉडल में के तहत 57 मछुआरे सहकारी समिति के लगभग 6,218 मछुआरों को लाभान्वित कर चुके हैं। मत्स्य लैंडिंग केंद्र की हम बात करें, रामसागर धौलपुर में, बिशलपुर, राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, जयसमंद, इन जिलों में जो है मत्स्य लैंडिंग केंद्र खोले जाएंगे। उसके बाद में नेशनल वानिकी की बात करें तो वानिकी में हम बात करें, राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र की बात करें 32,864
62 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87% है। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 और 21 में राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग की वृद्धि देखी गई। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 6,318 ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समितियां 12.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन की जा रही है। टोटल इसमें औषधीय पौधों की संरक्षण की बात करें तो 17 औषधीय पौधों को संरक्षित स्थापित इसमें किया जा रहा है। इको टूरिज्म की हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें टोटल 27 है। संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 18 है। बायोलॉजिकल पार्क की बात करें टोटल 4 है। और हम बात करें राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी की 2021 से 15 जुलाई 2021 से ये लागू हो गई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल पढ़ के जाए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि घर घर औषधि योजना जो है 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई। हालांकि ये अगले पोर्शंस में भी आएगा। लव कुश वाटिका की बात करें 2 करोड़ से सेपरेटली एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका के रूप में जो है वो स्थापित की जाएगी। पर्यावरण विभाग की बात करें, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 से शुरू किया गया। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी इसके ऊपर दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें, पृथ्वी दिवस जो है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। सहकारिता की बात करें, राजस्थान में सहकारिता केंद्रीय सहकारी बैंक जो है 29 है। दुग्ध संघ की हम बात करें 24 है। उपभोक्ता थोक भंडार 38 है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है वो 36 है। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों की बात करें तो 7,523 है। फल एवं सब्जी विपणन समितियों की बात करें तो 275 है। ये भी आप याद रखें। उसके बाद में कुछ पोर्टल हैं जो आगे आ जाएंगे, तो अपन उनको आगे ही रीड करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। महिला सहकारी समितियां टोटल 6,087 महिला सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। राज्य में 546 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों से पंजीकृत हैं। भंडारण की बात करें तो टोटल इसमें 8,842 गोदाम निर्मित हैं, जो कि 2022 और 23 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की कार्य हेतु योजना अनुमोदित है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो पोर्शन था काफ़ी बड़ा पोर्शन था, जिसमें 2 पॉइंट्स को हमने किया और 2 पॉइंटों की हमने काफ़ी चर्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की। जिसमें पहला हमारे पास में वृद्ध आर्थिक परिदृश्यों का परिचय, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की हमने बात की। नेक्स्ट पोर्शन पे हम बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में, इसको हम सेकंड पार्ट्स के रूप में करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कुछ इकोनॉमिक सर्वे के कुछ आउटपुट्स, कुछ MCQ आधारित क्वेश्चन से और कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आने लायक, वो मैंने आपको चर्चा इस वीडियोस के माध्यम से की। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में जो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे ग्रामीण विकास